कभी सोचा है कि एक शांतिपूर्ण दिखने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होना भी किसी को मुश्किल में डाल सकता है? आज हम भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं को समझने वाले हैं जो एक सभा और एक दंगे के बीच की पतली सी लकीर को तय करती हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं, तो चलिए इन्हें अच्छे से समझते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब कई बातों में छिपा है। जैसे कि इरादा क्या था, क्या वहां हथियार मौजूद थे, और एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है सामूहिक जिम्मेदारी का। हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि कानून इस मामले को कैसे देखता है। तो चलिए इस विश्लेषण की बुनियाद से शुरू करते हैं। मतलब गैर कानूनी सभा का अपराध। धारा 41, 42 और 43 हमें इसी कॉन्सेप्ट का पूरा कानूनी ढांचा बताती हैं। तो आखिर ये गैर कानूनी सभा है क्या? कानून के हिसाब से ये सिर्फ कुछ लोगों का जमावड़ा नहीं है। ये एक ऐसी सभा है जिसका मकसद ही गैर कानूनी है या जिससे समाज की शांति भंग होने का खतरा हो। और हाँ, इसमें शामिल होना जुर्म तब बन जाता है जब कोई ये जानते हुए भी कि सभा गैर कानूनी है फिर भी उसका हिस्सा बना रहता है। और यहाँ एक मजेदार बात है, कानून इस बात में कोई फर्क नहीं करता कि किसी को जबरदस्ती गैर कानूनी सभा में शामिल किया गया है या कोई अपनी मर्जी से वहां टिका हुआ है। दोनों ही अपराधों के लिए सजा एक बराबर है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ऐसी सभा में सिर्फ आपकी मौजूदगी भी एक गंभीर अपराध है। पर मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब सीन में घातक हथियार आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कानून इस बढ़ते हुए खतरे से कैसे निपटता है। सीधा 2 साल, ये एक बहुत बड़ा जंप है। कानून की नज़र में घातक हथियार कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे मौत या गंभीर चोट लग सकती है। इसमें बंदूकें, चाकू, यहाँ तक कि विस्फोटक भी शामिल हैं। ऐसे हथियारों की मौजूदगी कानून को ये सिग्नल देती है कि सभा में हिंसा होने की पूरी आशंका है। अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गए हैं। वो पल जब एक गैर कानूनी सभा दंगे में बदल जाती है। इन दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, बल या हिंसा का इस्तेमाल। जब तक सभा शांतिपूर्ण है वो गैर कानूनी सभा है, लेकिन जैसे ही हिंसा शुरू होती है वो दंगा बन जाती है। तो दंगे की परिभाषा बिल्कुल सीधी है, एक गैर कानूनी सभा जो हिंसक हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि दंगे के लिए जिम्मेदार होने से पहले किसी व्यक्ति का गैर कानूनी सभा का हिस्सा होना जरूरी है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका मतलब ये भी है कि दंगे में शामिल हर व्यक्ति को पूरे समूह के कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से विरोध करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो ये एक गैर कानूनी सभा है। अभी वो कुछ हिंसक नहीं कर रहे, लेकिन उनका वहां होना ही कानून का उल्लंघन है। पर अगर वही लोग चीजें तोड़ना या लोगों पर हमला करना शुरू कर दें, तो बस अब ये दंगा बन चुका है। वो एक शांत स्थिति से निकलकर एक सक्रिय हिंसक कार्रवाई में आ गए हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, जैसे जैसे अपराध की गंभीरता बढ़ती है, सजा भी बढ़ती जाती है। ये एक साफ संदेश है कि कानून सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बढ़ते खतरों को बहुत गंभीरता से लेता है। एक शांत लेकिन गैर कानूनी सभा एक बात है, पर जैसे ही हथियार और हिंसा इसमें जुड़ते हैं, पूरा समीकरण ही बदल जाता है और सजा में बढ़ोतरी इसी को दर्शाती है। अब हम इन धाराओं के सबसे विवादास्पद और असरदार कानूनी सिद्धांतों में से एक पर आते हैं, सामूहिक जिम्मेदारी। ये सिद्धांत कानून को ये शक्ति देता है कि वो एक समूह के सभी सदस्यों को किसी एक सदस्य के काम के लिए भी जिम्मेदार ठहरा सके। और जैसा कि कोई भी सोच सकता है, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये लाइन सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का निचोड़ है। एक की गलती पूरे समूह की गलती बन जाती है। कानून की नज़र में कोई ये नहीं कह सकता कि वो तो बस एक बेगुनाह दर्शक था, अगर वो एक ऐसे समूह का हिस्सा था जो हिंसा कर रहा था। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कोई दंगे में शामिल है और किसी दूसरे ने पत्थर फेंका, तो उस व्यक्ति पर भी हमले का आरोप लग सकता है, भले ही उसने खुद पत्थर ना फेंका हो। और अगर उस पत्थर से किसी की जान चली गई, तो उस पर हत्या का भी आरोप लग सकता है। ये एक गंभीर याद दिलाने वाली बात है कि भीड़ में कोई सिर्फ अपने कामों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समूह के कामों के लिए जिम्मेदार होता है। अब अपना ध्यान उन अपराधों पर लाते हैं जो दंगे में सीधे शामिल हुए बिना भी किए जा सकते हैं। ये अपराध उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो अपराध को बढ़ावा देते हैं या उसे होने में मदद करते हैं, भले ही वो खुद मौके पर मौजूद न हों।
मिसाल के तौर पर, अगर कोई ऐसा भाषण देता है जिससे लोग भड़क कर हिंसा करने निकल पड़ें, तो उसे उकसाने का दोषी माना जा सकता है, भले ही वो खुद उस हिंसा में शामिल न हुआ हो। देखिए, आपराधिक साजिश का कानून इस सोच पर आधारित है कि किसी अपराध की योजना बनाना अपने आप में एक खतरनाक काम है। भले ही वो अपराध कभी हो ही ना पाए, लेकिन सिर्फ उसकी प्लानिंग ही समाज की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। इसीलिए कानून इसे एक अलग अपराध मानकर सजा देता है। और अपराध में मदद करने का ये सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जो कोई भी अपराध में किसी भी तरह का योगदान देता है, वो उस अपराध के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। चाहे वो पैसा देकर हो, हथियार देकर हो या सिर्फ जानकारी देकर हो, जो कोई भी अपराधियों की मदद करता है, उसे उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। और शायद यही इन 3 धाराओं का सबसे बड़ा सबक है। कानून उकसाने वालों, साजिश करने वालों और मदद करने वालों को उतना ही दोषी मानता है जितना कि उन लोगों को जो असल में अपराध करते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत संदेश देता है कि कोई सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। तो ये था भारतीय न्याय संहिता की धारा 41 से 50 का हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कानून एक गैर कानूनी सभा और एक दंगे के बीच कैसे फर्क करता है, और हमने सामूहिक जिम्मेदारी के मजबूत सिद्धांत को भी समझा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत के बीच के नाजुक संतुलन को समझने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। अगली बार हम BNS के कुछ और महत्वपूर्ण सेक्शंस की गहराई में उतरेंगे।